नाज़रीन, इस वक्त सियासी माहौल हल्का हल्का गर्म होना शुरू हुआ है जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म करने की कोशिश है। लेकिन क्या ये महाज उस वक्त गर्म हो पाएगा जब तमाम की तमाम अपोजिशन इकट्ठी भी हो पाएगी या नहीं। लेकिन जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत मुतहर्रिक नज़र आ रही है तो मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ अगर वतन वापस आते हैं तो क्या यह मुमकिन हो सकता है कि ये अपोजिशन जमातों का फिर से कोई प्रेशर हुकूमत पर डल जाए, क्योंकि इससे पहले कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने का किसी को कोई फ़ायदा हो ना हो, खुद मौलाना फजलुर रहमान को हो ना हो, मियाँ नवाज शरीफ को ज़रूर हो गया है। और आज मियाँ नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, कोई भी हो, वो उसके लिए बात भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ ही देर पहले गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त सियासी इंतकाम उरूज पर है। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान साफ की रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली उज़्मा कारदार साहिबा। बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदार साहिबा आपके वक्त का। ये सियासी इंतकाम तो आप पर पिछले 1.5 साल से, बल्कि 1.5 साल से अब तो ज़ायद वक्त हो गया, पौने 2 साल से आप पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि आप सियासी इंतकाम ले रहे हैं। कभी आप सियासी इंतकाम मौजूदा मेंबरान असम्बली से ले रहे होते हैं, कभी आप सियासी इंतकाम साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से ले रहे होते हैं, और गठ जोड़ आपने बना लिया नैब के साथ कि अब तो जो फौत हो गए लोग उनको भी नैब नोटिस इसलिए जारी कर रहा है कि जैसे थोड़ा सा कोई बोलना शुरू करता है, कोई पार्टी आपके खिलाफ बात करती है, नैब के नोटिस उन तक पहुंच जाते हैं और नए नए रेफरेंसेस उनके खिलाफ दायर हो जाते हैं। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मुदस्सिर, मुझे आप एक सवाल का जवाब दें जी। पाकिस्तान किसकी मलकियत है? पाकिस्तान क्या इन दो मारूसी जमातों की मलकियत है, इनकी जायदाद है, कि 20 करोड़ अवाम की मलकियत है जिसको इन दो पार्टीज़ ने, बल्कि पार्टीज़ भी नहीं कहूँगी, इन दो पार्टीज़ के लीडरान ने 35 साल से उनको अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा है। बात सारी ये है कि इन्होंने बादशाहत समझ के पाकिस्तान पे हुक्मरानी की है। इनको आदत नहीं है किसी को कि कोई इनसे कोई सवाल जवाब करे या कोई अकाउंटेबिलिटी या पूछे कि जी आपने ये पिछले अदवार में टैक्स पेयर का जो पैसा है उसके साथ क्या गबन किया, उसको किधर इस्तेमाल किया, किधर आपके फेक अकाउंट्स गए, किधर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की। इनको किसी चीज़ की आदत नहीं थी। इन्होंने इसीलिए अदारे भी तबाह किए हुए थे, अदारों को कमज़ोर कर दिया था ताकि अदारा भी कोई इनके सामने खड़ा ना हो सके और इनसे सवाल जवाब ना कर सके। अब आ गया इमरान खान आ गया तो इनकी शामत अमाल आ गई, क्योंकि इमरान खान के एजेंडे पे सबसे ऊपर ये था कि इदारों को मजबूत करना है, और जब इदारे एक मुल्क के मजबूत होंगे तो इसका मतलब है कि आपका करप्शन का एजेंडा नहीं है। आप ये चाहते हैं कि कौम का पैसा जो है वो कौम के ऊपर लगे, और जिसने कौम के पैसे से खिलवाड़ की है और जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है और ये पैसा मुल्क से बाहर अपनी जायदादों में कन्वर्ट कर लिया है, उनको कटहरे में खड़ा किया जाए और कौम का पैसा जो है वो वापस लाया जाए। अब बेबी बिलावल जो है, चाहे वो चीखें, चाहे वो चिल्लाएं, चाहे वो रोएं, तो ये एहतसाब का अमल जो है ये पाकिस्तान की कौम जो है वो जवाब मांग रही है। हम नहीं मांग रहे हैं। नैब हमारे अंडर नहीं है, नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, और अगर वो कोई कार्रवाई, बल्कि इनसे बेबी बिलावल से पूछे कि ये इतने साल जब हुकूमत में रहे थे इन्होंने नैब के रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए। नैब के रिफॉर्म हम करने जा रहे हैं, बल्कि हमने वो तरमीमी ऑर्डिनेंस लेके आए हैं जिसमें ये सो कॉल्ड जो कहते हैं काला कानून, उसमें हम तरमीम कर रहे हैं। इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं किया था क्योंकि इन्होंने जेब में रखी हुई थी। अब कमर जमान की तो ये नैब नहीं रही है, तो इसलिए चाहे ये चीखें या चिल्लाएं, जो मर्जी ये कहें, नैब ने अपनी जो उनकी जुरिस्डिक्शन है या जो अथॉरिटी है, क्योंकि ये देखें ये एक पब्लिक उज़्मा कारदार साहब, अब ये बार बार बात वो कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ के लिए, जिस मैंने इब्तदाई में बात की, क्या अपोजिशन भी बात करती है कि अब तो पूरी कौम जानती है कि अपोजिशन, चाहे वो बात हो ना हो, पूरी कौम को ये मालूम है कि नवाज शरीफ को करप्शन पर नहीं बल्कि इंतकाम पर जेल भेजा गया है, इंतकाम पर उनके खिलाफ ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। वो कह रहे हैं कि करप्शन का तो मामला ही नहीं था। मुदस्सिर, मुझे बहुत अफसोस होता है इनकी ये बातें सुन के कि ये अपनी आला अदलिया पे इतना कीचड़ उछालते हैं। क्या नवाज शरीफ को सज़ा इमरान खान ने दी है?
जी नहीं, इमरान खान ने तो अपनी 40 साल की मनी ट्रेल दे दी थी सुप्रीम कोर्ट में। नवाज शरीफ को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो क्यों नहीं उसने अपनी मनी ट्रेल दी? वो जो मुजरिम डिक्लेयर हुआ वो मैंने, आपने या इमरान खान ने नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने, आला अदलिया ने किया। और आपके चीफ जस्टिस खोसा ने बल्कि लिखा कि ये राहबर राहजन कब बन गया। और फिर एक दफ़ा नाअहल ताहयात, बल्कि 3 दफ़ा सज़ा हुई, फिर 10 साल के लिए भी हुई, फिर 7 साल के लिए हुई। ये इनकी वो सारी करतूतें हैं जो कि अब खुल के सामने आ गई है। इनकी एवन फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अरबा रुपए की, इन्होंने छुपाई कौम से, इन्होंने छुपाई। और ये 2006 में जब इनको पता चला कि जी पैनामा अब आ गया है, हमारे गले पड़ने वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह करके इन्होंने कहा कि जी वो तो सारे हमारे फ्लैट्स हैं। तो अब भाई आपके फ्लैट्स हैं तो बताएं उसके पैसे कहां से आए आपके पास? और हम प्रोग्राम में इस वक्त एक अहम इशूज़ के हवाले से बात करने वाले हैं, और वो है अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी तारीख एक रकम हो गई दोहा के अंदर कि जब अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात, और इस बात पर मुज़ाकरात और अमन मुआहिदा हो गया कि बाकायदा तौर पर अब अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई दोनों फरीकैन की जानिब से वो नहीं होंगी और इस मुआहिदे की पासदारी की जाएगी अगले आने वाले वक्त तक। और अमेरिका अपनी अफवाज को मरहलावार वहाँ से निकाल लेगा। लेकिन जैसे ये मुआहिदा हुआ उसके बाद हमने ये देखा कि अशरफ गनी के आज के जो बयानात है उस पर तालिबान ने भी इनकार कर दिया कि तालिबान के जो कैदी हैं उनको रिहा करने के हवाले से कितना सफ़र आसान है, कितना कठिन है। हम आज इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाह मोहम्मद साहब, साबिक सफ़ीर हैं, तजज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब आपके वक्त का। असर अफ़गानिस्तान में तालिबान और अमरीका मुज़ाकरात के बाद अब अमन का दौर क्या वाकई शुरू होने वाला है या आसान मामला है? देखिए, मुश्किलात अभी बहुत हैं, तो हतमी तौर पे इस वक्त नहीं कहा जा सकता कि अमन का दौर शुरू होने वाला है। एक अच्छी इब्तिदा है, एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, एक हिस्टोरिक तारीख़ी ब्रेक थ्रू ज़रूर है और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि इससे रास्ते खुलेंगे। लेकिन अभी मुश्किलात हैं कि अफ़गान दड़ में जो बातचीत शुरू होगी, कंटेंशस जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे रिज़ॉल्व किया जाएगा। जो प्रिजनर्स की बात हो रही है कि 10 मार्च तक वो उन प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाएगा, उसमें अशरफ गनी साहब ने पहले से रखना डाल दिया कि ये कोई बाइंडिंग नहीं है और ये मामला जो है वो बातचीत में अंडर डिस्कशन आएगा। ये गलत इसलिए है कि इस पर तो इत्तेफाक हो चुका है और एग्रीमेंट में ये बात मौजूद है, फिर उसको इतनी जल्दी उनको कंट्राडिक्ट करने की ज़रूरत क्या थी। उस तरफ ट्रम्प साहब ने भी बयान दिया है कि अगर हालात ठीक न हुई है तो मैं ऐसी फ़ौज वहाँ भेज दूँगा जो तारीख़ ने कभी नहीं देखी होगी। इस किस्म की वार्निंग मैं समझता हूँ कि वो जो सारा माहौल है उसको वो विशिएट कर रहा है, ख़राब कर रहा है, तो उनसे इज्तनाब करना चाहिए। बाकी उसके बाद और ऐसे इश्यूज़ हैं, मसलन वहाँ पे जो फ़ौज है उसका क्या होगा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तालिबान को किन शराइत पे मेन स्ट्रीम किया जाएगा, अफ़गान हुकूमत का क्या होगा। इस वक्त जो अफ़गान हुकूमत को जो अपनी मुश्किलात दरपेश हैं, मसलन अशरफ गनी के मैंडेट को चैलेंज किया गया है और डॉक्टर अब्दुल्ला ने अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान भी किया है और उसने 3 गवर्नर भी मुकर्रर कर लिए हैं, तो वो उनकी अपनी मुश्किलात हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी काफ़ी काम करना है। जो असल डिप्लोमेसी है वो तो अब शुरू होने वाली है, जो हार्ड वर्क है वह तो शुरू होने वाला है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन एक बात है कि अवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ओवरवेलमिंग प्रेशर है तालिबान पर भी, अमेरिकन पर भी, अशरफ गनी की हुकूमत पर भी और बाकी दलों पर, कि किसी कीमत पर वो, हर कीमत पर वो अमन चाहते हैं। वो 40 साल की जंग से वो तंग आ गए हैं, उनका मुआशरा, उनकी मईशत, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा तकरीबन तबाह हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि वो अमन की तरफ कोई सॉलिड कदम जो है वो उठाए जाएं और ये सारा माशरा, सारे प्रेशर डालें कि 20 साल में अफगानिस्तान तबाह हो गया, इतना असलहा, इतनी फ़ौज, इतना वक्त लगाने के बाद भी अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ा है। ये जीत किसकी है और हार किसकी है? देखिए, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। तालिबान की जीत हो गई
वो तालिबान जिनको उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था और उनके मुल्क पे हमला किया था और पाकिस्तान ने उनकी मदद की थी। यहाँ पे एक डिक्टेटर था जिसने उनको अड्डे दिए थे और जिसने 500-600 लोगों को गिरफ़्तार भी कराया था और उनके हवाले किया था, वो ग्वांटानामो में ले गए थे। अब उन सारे 20 साल की कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जिसमें कोई 1,60,000 लोग जो हैं वो मारे गए, कोई 3,500 अमेरिकन और नेटो फोर्सेस और कोई 50,000 उनके लोग ज़ख्मी हो गए। अब उसके बाद वो उनसे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, उनको वाइट हाउस में बुलाया भी जा रहा है और उनके साथ जो है वो हुकूमत शेयरिंग करने की बात भी हो रही है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सेटबैक है कि किन मकासद के लिए जंग लड़ी गई, क्यों लड़ी गई, क्यों इतना पैसा $2 ट्रिलियन इसमें जो है वो खपाया गया और इसका फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान फ़ायदा तो किसी को भी नहीं हुआ, नुकसान सबका हुआ। तो बहरहाल अब मेरे ख्याल में हमें आगे देखना चाहिए कि आगे कैसे इन जो वाक़यात हुई हैं इनसे कैसे सबक सीखें और अफ़गानिस्तान को एक ट्रेजेक्टरी ऑफ पीस पे कैसे हम डालने गामजन कर लें। हमसाये ममालिक का भी उनमें हाथ है, चीन का, पाकिस्तान का, टर्की का, ईरान का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो अमेरिका का है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।